हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटी के एक टॉपिक का जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस टॉपिक में रेगुलेटिंग एक्ट में क्या दिया गया हुआ है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसका हम बैकग्राउंड समझेंगे, जिसमें कि हम ये समझेंगे सबसे पहले इंग्लैंड से एक कंपनी आती है जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 में आती है, जिसको चार्टर प्रोवाइड करती हैं क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो वो कैसे आती है? एज ए ट्रेडर। ठीक है, वो आते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग करने के लिए। तो जब वो ट्रेडिंग करते हैं तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि वो हमारे कंट्री में अपने रूल को इस्टेब्लिश करने का कोशिश करते हैं। तो ठीक है, तो कुछ समय के बाद अराउंड 150 ईयर लेटर्स एक बैटल होता है जो होता है शाह आलम सेकेंड के द्वारा। ठीक है, शाह आलम सेकेंड और होता है रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ठीक है, जो कि शाह आलम मुगल एम्परर होते हैं, वो बैटल हार जाते हैं। तो जो बैटल होता है उस बैटल का नाम होता है बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, जो कि हारने के बाद एक उनके बीच में एग्रीमेंट होता है जिसके द्वारा अंग्रेज दीवानी राइट पा जाते हैं सिविल एंड रेवेन्यू जस्टिस के ऊपर। ठीक है, कि जो भी बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जो भी रेवेन्यू वगैरह जनरेट होगा उस पर अपना ब्रिटिशर्स अपना हक पा जाते हैं। ठीक, तो इसके बाद क्या होता है, आइए हम देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि जब बैटल ऑफ बक्सर होता है तो उसके बाद जो अंग्रेज चार्टर पाते हैं वहां से क्या होता है कि ड्यूअल सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ठीक, जिसमें क्या होता है कि ब्रिटिश रूल करता है और इंडिया रूल करता है। ठीक है, इंडिया में जो कि मुगल एम्परर रूल करते हैं। ठीक, तो हम ये देखेंगे कि जो ब्रिटिश होते हैं उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है, बट उनके पास क्या रहता है? अथॉरिटी। ठीक, वो ब्रिटिशर्स जो होते हैं अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। क्या उनके पास अथॉरिटी तो है लेकिन उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और इंडिया मतलब जो इंडिया में मुगल रूल करते हैं उनके पास क्या है कि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन अथॉरिटी नहीं है। ठीक, तो इससे क्या होता है कि जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, वो करप्शन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उनके पास रेवेन्यू राइट्स हो जाते हैं, तो वो एक तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग को छोड़ के यहाँ पे रूलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जो कि छोटे छोटे किसान होते हैं उनको सप्रेस करते हैं, उनको दबा के रखते हैं वो लोग, और उनके राइट का हनन करते हैं। ठीक, तो यहाँ से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या डिसाइड करती है कि हम जो कंपनी का अफेयर्स है उसको हम अब से रेगुलेट करेंगे। तो उसी को रेगुलेट करने के लिए क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक, तो आइए अब हम देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या थे। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जब बैटल ऑफ बक्सर होता है तो वो करते क्या हैं कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद वो गवर्नर ऑफ बंगाल बना देते हैं, जो कि पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होते हैं रॉबर्ट क्लाइव। कौन होते हैं? रॉबर्ट क्लाइव। और इस एक्ट के द्वारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक पोस्ट लॉन्च करती है जिसका नाम होता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल को हटा के उसे रिप्लेस करके ये पोस्ट बनाया जाता है। जो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं वो होते हैं वैरेन हेस्टिंग, और उनको असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल बॉडी आती है जिसमें 4 मेंबर्स होते हैं। ठीक, और इसके द्वारा बंगाल से बैठे बैठे हर जगह, जैसे मद्रास हो गया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया, इनके ऊपर भी निगरानी की जाती है। तो यहाँ से क्या स्टार्ट होता है? सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है वो सेंट्रलाइज हो जाता है, जहाँ से कि एक जगह से सारी पावर इकट्ठा होने लगती हैं। ठीक, तो यहाँ इसके बाद क्या होता है, इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, जो कि कलकत्ता में होता है। ठीक, और उस सुप्रीम कोर्ट में
एक चीफ जस्टिस होता है और 3 अदर जजेस होते हैं, और जो पहला चीफ जस्टिस होते हैं वो होते हैं सर एलिजा एम्फे। ठीक, तो ये सुप्रीम कोर्ट, इनके पास सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स के दोनों के राइट होते हैं। ठीक, और इस एक्ट के तहत जो ये भी इंश्योर किया जाता है कि जो कंपनी के सर्वेंट्स होते हैं वो ब्राइवरी में ना इन्वॉल्व हो। ठीक है, किस इंडिया में लोगों से घूस पानी में इन्वॉल्व न रहें और अपना प्राइवेट ट्रेड ना करें। ऐसे बहुत सारे सर्वेंट क्या करते थे कि वो अपना प्राइवेट ट्रेड्स में भी इन्वॉल्व होने लगे थे। वो पैसा कंपनी को ना देके अपने खुद के फायदा के लिए यूज करने लगे थे। ठीक है, तो यहाँ से इस एक्ट के द्वारा कंपनी के फाइनेंसेस को भी कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो रेगुलेट करने लगती है, सुपरविजन करने लगती है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करती है अपना। और इसका लास्ट फीचर जो है, इसमें एक बॉडी क्रिएट किया जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, जो क्या करता है कि रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करता है, रिपोर्ट सबमिट करता है। जो भी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी करती है उनके बारे में रिपोर्ट सबमिट करता है। और इस एक्ट के द्वारा उनके टर्म को 4 साल तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि 4 साल के बाद वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में नहीं रहेंगे। ठीक, तो इसके हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि ये फर्स्ट स्टेप होता है जिससे इस इंडिया कंपनी के उनके अफेयर्स को रेगुलेट किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। ठीक, ये पहली बार होता है। उससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है अपना मनमानी करती है। ठीक, और उसके बाद इसका सेकंड सिग्निफिकेंस क्या है, आइए हम देखते हैं। उसमें क्या होता है कि पहली बार ये बताया जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में अपना योगदान दे रही है। मतलब इससे पहले वो ये शो करते थे कि वो एक ट्रेडिंग बॉडी है, लेकिन इस एक्ट के द्वारा बताया गया कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ये इंडिया के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के फंक्शन को देखती है। ठीक, और इस एक्ट के द्वारा जो सेंट्रलाइज, जो मतलब आज भी जिसमें इंडिया वर्क करता है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, उसका फाउंडेशन रखा गया कि जो भी पावर हो मैक्सिमम पावर सेंटर के पास हो। ठीक, और आइए इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, आइए हम वो भी देखें। इस लिमिटेशन में क्या है कि सबसे पहले जो ये एक्ट आया गया, ठीक है, इसका लिमिटेड रिफॉर्म्स है। इसमें कंपनी क्या किया, जो गवर्नमेंट क्या की, वो सिर्फ कंपनी को सुपरविजन करने का ट्राई की। उन्होंने ये नहीं देखा कि इंडिया में पॉवर्टी बढ़ रही है, इंडिया के लोगों का राइट हनन हो रहा है, ये उन्होंने नहीं ध्यान दिया। तो इससे क्या होता है कि इसका एक लिमिटेड स्कोप रहता है। ये एक वास्ट, एक वाइडनिंग स्कोप नहीं है इसका। ठीक, और इसका दूसरा लिमिटेशन क्या है कि ये फेलियर टू प्रिवेंट फ्यूचर कन्फ्लिक्ट। इसमें क्या है कि फ्यूचर के कन्फ्लिक्ट हैं उनको प्रिवेंट नहीं कर पाता है। जैसे उसमें आगे हम देखेंगे कि जिसमें क्या होता है, ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में आगे भी कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं कि इंडियंस को आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, तो इस चीज़ को वो प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है, मुझे बहुत से सपोर्ट का ज़रूरत है। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।